हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपके साथ सुरेश सर एमसीक्यू नए अंदाज में। इसके पहले जो मेरा गया था सेट 9, आपको उसमें बताए थे कि जो ये 9 और 10 जो सेट रहेगा उसमें आपको ऑप्शंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी चल रहा है। आप क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर डायरेक्ट देखिए। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सोल्व करके बता देंगे, और जो आंसर आएगा वही एमसीक्यू का जो ऑप्शन चार्ट रहेगा उसमें वो एक रहेगा। चलिए बिना समय गंवाए डायरेक्ट बढ़ते हैं टू दी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11 सॉरी 1, ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, कई बार इस एमसीक्यू में इसको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? E1 और E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब two cells of EMF E1 E2 and internal resistance R1 R2 are connected in parallel. Connected in parallel. Parallel में जोड़ा गया यहाँ पे connected in parallel. Parallel में जोड़ा गया है। The equivalent EMF of the combination will be, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से सेल है, ये एक सेल यहाँ पे है, दूसरा सेल यहाँ पे है। ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ये जोड़ा गया है दोनों का। तो इस दोनों का मिलाने के बाद कॉम्बिनेशन का एक डायरेक्ट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा वो कितना होगा? E1 E2 विद्युत वाहक बल, R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध, E1 E2 ईएमएफ एंड R1 R2 इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो इसका जो ई इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों को मिलाने के बाद जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो उसका फॉर्मूला होता है E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R। ये इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला है, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाय R1 प्लस R2। इसलिए इसका आंसर आपको सामने ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्या कह रहा है? एम द्रव्यमान और ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन समरूप विद्युत क्षेत्र ई में गतिशील है, तो त्वरण कितना होगा? कैलकुलेट एक्सेलरेशन एक्टिंग on an electron of mass m and charge e moving in uniform electric field। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका मास m है और वेलोसिटी मास m है और चार्ज इसका e है। तो कहता है कि इस पर एक्सेलरेशन इसका कितना होगा? तो पहले आप देखिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स काम करता है, E इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। यहाँ चार्ज मेरा E है, चार्ज इज E, तो ये फोर्स जो हो जाएगा दैट इज E इंटू ई, फोर्स हो जाएगा E इंटू ई। देयरफॉर एक्सेलरेशन, इसलिए एक्सेलरेशन को अगर हम ए से लिखते हैं तो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास, इसलिए ए इक्वल टू ई इंटू ई बाय एम। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ई बाय एम। एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू ई इंटू ई बाय एम। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको। इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया रहेगा चार्ट में आपको, कहीं दिया रहेगा ई बाय एम, कहीं दिया रहेगा कैपिटल ई बाय एम, कहीं दिया रहेगा ई बाय एम स्क्वायर, एक जगह रहेगा ई बाय एम, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम, इसलिए दिस इज ये ऑप्शन इसका है आंसर। ये 1 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया। 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है? 16 ओम प्रतिरोध के एक तार को 4 बराबर भागों में बांटकर समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? A wire of resistance 16 ohm is cut into 4 equal parts, cut into 4 equal parts and are connected in parallel. Calculate equivalent resistance, equivalent resistance निकालना आपका। तो आप उसको निकाल सकते हैं
टोटल रेसिस्टेंस जो वायर का है वो है 16 ओम, और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ करके उसको पैरेलल में कनेक्शन किया गया इस तरह से। एक रेसिस्टेंस यहाँ है, दूसरा इस तरह से है, तीसरा इस तरह से है, फोर्थ इस तरह से है, ए बी। टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 16 ओम। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम। ये हो गया आपका 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम। तो कहता है कि इसका आर इक्विवेलेंट बताइए पैरेलल कमीशन में। तो क्या हो, आप जानते हैं अगर हर रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो आर इक्वल टू आर बाय एन, मतलब ये हो जाएगा आर बाय एन। तो आर हो गया आपका ये, आर इज 4 ओम और 4 भागों में बांटा गया है, इसलिए आंसर विल बी 1 ओम। ये इसका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपको 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो आप समझ जाएंगे कि वो 4 ओम इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, देखिए पी द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा में स्थित है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर से, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मान लीजिए इस तरह से है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पे पी है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, मतलब ये डायपोल जो है ये इस डायरेक्शन में ऐसे स्थित है पैरेलल में, इन द डायरेक्शन। अब कहता है कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स एक्सिस बाय 90 डिग्री। मतलब यहां से जब यहां था वो तो थीटा 1 था 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब इस डायपोल को यहां से एक्सिस से 90 डिग्री रोटेट करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? थीटा 2 ले जाना है आपको 90 डिग्री, तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े हैं, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आप पुट कर दिए यहां से, वेरी इजी, पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए पी ई, यही इसका ऑप्शन आएगा। तो एक ऑप्शन रहेगा आपका पीई 2 पीई बाई 2 पीई बाई 4, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे, इसको ऑप्शन चूज करेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5। एक एमीटर को संचित करने से इसकी मापन सीमा क्या होती है? व्हाट हैपेंस टू इट्स रेंज? व्हाट हैपेंस टू द रेंज ऑफ एन एमीटर व्हेन इट इज शंटेड? शंट का मतलब हुआ एमीटर के पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस लगा देना, दैट इज कॉल्ड शंट। तो इसमें क्या होता है कि उसका रेंज बढ़ जाता है, रेंज इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। मापन सीमा जो होती है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। मापन सीमा जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजेज मापन सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। प्लैटिनम की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.001 है, तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होगी? द मैग्नेटिक susceptibility of platinum is 0.0001, then what will be its relative permeability? relative permeability को हम लोग म्यू आर से लिखते थे, म्यू आर, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम लोग काई एम से लिखते हैं। फॉर्मूला होता है 1 प्लस काई एम। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कभी कभी जैक बोर्ड में इसको 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको फिर एक बार आपको याद दिला रहे हैं कि जो भी मेरा वीडियो है पिछली बार वाला भी, लेकिन स्पेशली 7, 8, 9, 10 ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ही हमने इसको आपके लिए लाया है, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से है। तो एक बार क्वेश्चन में
म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ था, काई एम निकालना था, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का दिया हुआ था और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालना है। इस प्रॉब्लम में क्या हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, म्यू आर निकालना है। ये जो है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको हम लोग काई एम से लिखते हैं, और ये जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है इसको हम लोग म्यू आर से लिखते हैं। दिस इज काई एम और दिस इज म्यू आर। तो वो फॉर्मूला वहां पर हो गया, म्यू आर इज 1 प्लस काई एम, यहाँ पुट कर दीजिए 1 और इसका वैल्यू है 0.001, इसलिए आंसर विल बी 1.0001, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन। ऑप्शन में 3 ठो आंसर दिया रहेगा, 4 ठो, उसमें आपका ये सिलेक्शन है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में लीजिए, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री के लिए सुरेश सर आपके साथ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 6 था, ये 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए क्या कहता है, एसी परिपथ में सिर्फ संधारित्र वाले परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर होगा? व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए सर्किट, एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर? देखिए यहाँ पर आप इसको आप याद रखिएगा, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आता है, हम तीनों क्वेश्चन एक साथ बता देते हैं आपको। कि एक ऐसा सर्किट है जिसमें सिर्फ एक कंडेंसर लगा हुआ है, ये सी है, तो फाई का मान मतलब वोल्टेज, व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज भी, ये हो गया, वोल्टेज को आप लोग भी से लिखते हैं, और करंट को हम लोग आई से लिखते हैं। तो इसके लिए V एंड I इसके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इसमें भी होता है। और अगर इंडक्टर है, अगर आपको सिर्फ सर्किट में ये है L, तो इसके लिए भी याद रखिएगा ये 90 ही होता है। तो वहां पर आपको क्वेश्चन में ये जो कंडेंसर कैपेसिटर लिखा हुआ है, वहां पर आपको लिखा रहेगा इंडक्टर, मतलब स्वप्रेरकत्व, सिर्फ स्वप्रेरकत्व लिखा रहेगा, तो उसका भी आंसर 90 आएगा। लेकिन अगर सिर्फ रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है R, तब यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। तीनों एक साथ आता है, वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है आपका ये, दोनों के बीच का क्वेश्चन जो होगा वो 90 डिग्री। लेकिन यहीं पर आपको बता दिए कि इसके साथ ये क्वेश्चन भी हो सकता है, कैपेसिटर की जगह पर इंडक्टर हो सकता है, तो वहां पर भी 90 डिग्री होगा। और अगर सिर्फ रेसिस्टेंस है तो वहां पे वो 0 होगा। इसलिए एक क्वेश्चन के साथ 2 in 1 जिसको कहते हैं आप, हम आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बताया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 1 मीटर की दूरी से अलग दो समानांतर तारों में प्रत्येक से 1 एम्पियर की समान धारा, 1 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है, तो उनके बीच कितना आकर्षण बल लगेगा? What will be the force of attraction between two parallel wires separated by 1 meter and carrying current of 1 ampere each in the same direction? सेम डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर है और दोनों से 1 एम्पियर की धारा सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए ये दोनों पैरेलल वायर है, इससे भी I2 बराबर 1 एम्पियर, I1 बराबर 1 एम्पियर, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो कहता है कि इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? फॉर्मूला याद है आपको? याद कीजिए, फॉर्मूला है म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 बाय d। दिस इज 10 टू द पावर, 10 टू द पावर कितना? -7। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 टू द पावर -7, और ये हो गया 2, ये 1, ये 1, ये 1, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स लगेगा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। इसका इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, दूरदर्शी यंत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है? व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप? टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर कितना होता है? टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर, इसकी विभेदन सीमा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल होता है।
और उसका विभेदन क्षमता जो होता है रिजॉल्विंग पावर, ये क्वेश्चन नंबर 9, उसमें अगर आप पुट कर देंगे रिजॉल्विंग पावर दैट इज 1.22 लैम्डा बाय डी, 1.22 लैम्डा बाय डी. लैम्डा इज द light which is used for telescope, or d is the diameter of the aperture of object lens. अभिदृश्यक जिसको कहते हैं उसके अभिदर्शक लेंस का व्यास है वो. क्वेश्चन नंबर 10, किस घटना के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? किस घटना के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? आप याद कीजिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट के पाथ में अगर सोर्स ऑफ लाइट है और उसके पाथ में अगर एक ऑब्स्टेकल आप डाल दिए, ऐसे ऑब्स्टेकल डाल दिए यहाँ से, यहाँ पे आपका स्क्रीन है, तो यहाँ से लाइट कुछ मुड़ भी जाती थी ऐसे, इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल डार्क दिखाई नहीं पड़ता था. तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ए प्रोसेस विच shows that the ray of light also bends around the corners of the obstacle. मतलब अवरोधक या पतले छिद्र के तीक्ष्ण किरणों से प्रकाश की किरण मुड़ती भी है. मतलब ये सरल रेखा को बता रहा है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है और वहाँ मुड़ जाती है इसको, तो प्रकाश की किरण अनुसार सरल रेखा में गमन करती है. अब यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की किरण का हवा से कांच में प्रवेश करने पर तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? What happens to its wavelength when light enters from air to glass? तो आप जानते हैं मीडियम चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा. फ्रीक्वेंसी चेंज करके बाकी सब बंद चेंज होगा, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट वहां घट जाता है तो वेवलेंथ भी यहाँ पे घट जाएगा. इसलिए आंसर हो जाएगा घटती है. घटती है मतलब डिक्रीजेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? What is the ratio of electric field intensity at points on axial line and equatorial line at the same distance? तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये डाइपोल है -q + q. ये हो गया एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन पर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है EA. EA का फॉर्मूला याद कीजिए 1/4πε0 2p/r3. और इतना ही डिस्टेंस पर, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से r है, इतना ही डिस्टेंस r पर यहाँ इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया आपका, ये P1 है, ये P2 है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E है तो उसका फॉर्मूला आप रिकॉल कीजिए 1/4πε0 p/r3. तो आपको रेशियो कह रहा है यहाँ पर से कि EA/EE कितना होगा, अनुपात निकालिए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट्स ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन एट द सेम डिस्टेंस? अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? ये दोनों रेशियो निकाल देंगे आप, कितना आएगा 2/1. 2/1 दैट इज ऑप्शन. ये ऑप्शन में दिया रहेगा. अब वो ऑप्शन कई तरह से हो सकता है. EA = 2EE या EE/E = ½ EA करके लिखा सकता है. कितना रूप में भी हो तो उसको आप चूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप देख रहे हैं. ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d है और यहाँ पर एक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस μr रख दिए हैं. इस पर +q चार्ज है, इस पर -q चार्ज है. इसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है A/0 εr/d. A/0 × εr/d. मतलब यहाँ पे हो गया, देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, फिर C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू εr, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. ये 3 फैक्टर है जिस पर
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी डिपेंड्स करता है। कौन कौन फैक्टर होगा? पहला हुआ एरिया ऑफ द प्लेट, दूसरा हुआ डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, और तीसरा हो गया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर हो गया यहाँ से इसके बीच का जो मटेरियल है, अगर एयर है तो वो ये 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। किस पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा, मेटल जो है, मेटल्स ऑफ प्लेट, प्लेट किस धातु का बना है ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। धातु के प्लेट पर, ये नेचर ऑफ प्लेट पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी दे देता है आपको कि किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये 3ABC रहेगा और ये डी डाल देगा आपको। तो उसमें अगर डिपेंड नहीं करता है देन यू हैव टू चूज ए मेटल ऑफ द प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट? क्वेश्चन नंबर 14 यहां देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया एयर वाले में। देखिए आपको यहाँ पर बताया, आपको एयर अगर है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब उसको सी नॉट कह सकते हैं आप, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक मतलब हो गया ये परावैद्युत माध्यम में है, डाइलेक्ट्रिक में लेंगे हम लोग तो ये हो गया C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी, जिसको हम लोग यहाँ परावैद्युत पदार्थ कह रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स जिसका वो परमिटिविटी जो है, आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ आपका यहाँ से, तो C बाय सी नॉट लिखिए ना, यहाँ से C बाय सी नॉट लिखिए तो एप्सिलॉन आर आएगा। मतलब C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी, C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट, मतलब C विल बी ग्रेटर देन सी नॉट, C विल बी ग्रेटर देन सी नॉट। मतलब इसके कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है, ये धारिता बढ़ जाती है, धारिता जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर जाता है, धारिता इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाता है उसका। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं हम लोग। इसको कहता है बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में परिभ्रमण करता है? हम लोग पढ़े बोर्स एटॉमिक मॉडल की न्यूक्लियस के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, चक्कर करते रहता है, तो किस कक्षा में घूमता है? ये न्यूक्लियस हो गया आपका, तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 15 का इसमें हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग n इंटू h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, वो एंगुलर मोमेंटम इसको हम लोग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग लिखते हैं mv इंटू आर, mv इंटू आर n इंटू h/2 पाई। ये कंडीशन है उसका, इसको हम लोग क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। कभी कोई शॉर्ट क्वेश्चन में देता है राइट डाउन द क्वांटम कंडीशन एंड फ्रीक्वेंसी कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इसको हम लोग क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। इसलिए ये आपको ऑप्शन चूज करना होगा, आपको उसमें जो दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्स के श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम धारा का शर्त लिखिए। यहाँ देखिए आपको 3 तरह का ग्रुपिंग आता है, तीनों एक साथ आपको बता देते हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ सीरीज का डाला है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, वहां पैरेलल भी हो सकता है और मिक्स्ड भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। तो देखिए आपको हम यहाँ पर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 में 3 प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको, 3 प्रॉब्लम्स याद रखिए। एक हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, इन सीरीज, इन सीरीज श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा का शर्त क्या होगा? श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा का शर्त
क्या होगा, श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा का शर्त क्या होगा। तो सेल्स का जो ग्रुपिंग हम लोग करते हैं उसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो सीरीज के लिए आपको आने याद रखना होगा, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, मतलब बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अधिक होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। तो वो हो जाएगा आपको सीरीज के लिए, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। और अगर पैरेलल रहा, पैरेलल में हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, वेरी वेरी लेस देन कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस से इसका वैल्यू बहुत ही कम होना चाहिए। और लास्ट में है मिक्स्ड ग्रुपिंग, मिश्रित समूहन, मिश्रित समूहन, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, external resistance that should be equal to total internal resistance, that should be equal to total internal resistance। और अगर आप वहां देखेंगे तो R इक्वल टू एन आर बाय एम। आर हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एन हो गया नंबर ऑफ सेल्स, आर हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल्स, और एम इज नंबर ऑफ रोज, कितने ग्रुप में उसको जोड़ा गया था उसको सब मिला करके। तो ये जो था हम लोग का ये एमसीक्यू, आपको जितना हमने बताया है आप कंसंट्रेशन बनाते हुए हर वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम एकाग्रचित होकर के उसको नोट करके रिवाइज कर लीजिए। हमारी दुआ है भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से, खुदा से, गुरु बाबा गुरु से, आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। एमसीक्यू में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसलिए आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं सबको अधिक से अधिक सफलता मिले। थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स।